के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाल भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, सब जाना है, देख रहे हैं कि सर्दी का जो है मौसम चल रहा है, और सर्दी के मौसम में हमने खुद को बचा के रखना है, अपने पशुधन को बचा के रखना है, अपनी फसलों को बचा के रखना है, सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रखना है। और साथ में भाइयों, जो कोरोना जैसी बीमारी है उससे भी अपने आप को बचा के रखना है। और अब जाना है सारे कि किसान वाणी कार्यक्रम में रोज हम एक विषय लेके आवा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। 2 विषय पर लगभग चर्चा रोज हुआ है, और उसके साथ कई बार दूसरा तीसरा विषय भी आ जाए है। तो आज हम जो पहली चर्चा का विषय रहेगा हमारा, वो है डायरी से संबंधित। डेयरी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। खेती के साथ साथ हम पशु तो पाले ही हैं, और बहुत से ऐसे भाई हुआ है जो केवल डेयरी का ही व्यवसाय कर रहे हैं। और डेयरी का व्यवसाय जब हम करें भाइयों, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी पूरी जानकारी भी हमने होनी चाहिए, ताकि हम उससे ज़्यादा लाभ जो है ले सकें। क्योंकि डेयरी की बात तो पशुओं से जुड़ी है सीधी। पशुधन हमारा सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम बढ़िया जो है दूध उत्पादन लेंगे। उससे खर्चा कम होना चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, और दूध ज़्यादा हो तो हम लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो कौन कौन सी ऐसे जानकारियां हैं, कौन कौन से ऐसी लाभदायक योजनाएं हैं, जानकारियां हैं, जिससे कि हम जो है जो अपने डेयरी व्यवसाय है उसको ज़्यादा लाभदायक बना सका है। इस बारे में हम जो है भाइयों से रूबरू हो रहे हैं। और एक तो बात है कि ठंड से तो बचा के रखना इस टाइम जो समय चल रहा है, परंतु उसमें विशेष रूप से जो बातें हमने ध्यान रखनी है वो है एक तो कि ज़्यादा हमारा दूध उत्पादन हो, पशु भी स्वस्थ हो। उसके लिए सबसे पहले देखना है कि हमारे पास उत्तम नस्ल हो, यानी कि बढ़िया नस्ल का पशु जो है हम रखें। साथ में पशु होगा तो उसका जो प्रजनन संबंधित जानकारियां हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, वो भी हमने ध्यान में रखनी है। जो प्रजनन के साथ साथ पशुओं का स्वास्थ्य बढ़िया हो, उसके लिए संतुलित आहार हमने पशु को देना है, तभी वो अच्छा दूध दे सकेगा। और इन सारी बातें होने के साथ साथ भाइयों, जो हमारी विशेष जिम्मेवारी है, प्रजनन भी अच्छा हो, उत्तम नस्ल हो, संतुलित आहार भी हमारे पास हो, फिर इन सब का हमने उचित प्रबंधन भी करना है। उचित प्रबंधन ना हो, उबड़ खाबड़ प्रबंधन हो, फिर भी ये अच्छी चीजें होने के बाद भी हम उतना लाभ नहीं ले सकते जितने की हम आशा कर रहे हैं। तो इसलिए भाई हमने सबसे अहम बात की है कि उत्तम नस्ल की गाय या भैंस जिससे भी हम डेयरी में रख रहे हैं, सबसे अहम बात हुआ है कि उत्तम नस्ल की जो बड़े पशुओं की बात कर रहे हैं तो मुर्रा नस्ल हो, मध्यम पशु में बात कर रहे हैं तो भैंसाना, और छोटे पशुओं में सुरती भैंस। तो ये भैंसें जो है अच्छी दूध देने वाली है, अच्छी नस्ल की है। इसके साथ साथ अच्छी दूध देने वाली नस्लों में नीली और रावी, ये भी अच्छी मानी जाए भैंसों में। इसी तरह भाई गाय की बात है तो गायों में अधिक दूध दिवाने वाले जो अधिक दूध देवा है ऐसी नस्ल है, एक है साहिवाल है,
लाल सिंधी है, नीर नस्ल की गाय है। इसके साथ साथ जो दूध की पैदावार हमने लगातार दे सका है, जो हरियाणा नस्ल की गायें हैं वो भी सारे साल अच्छी दूध हमने दे सका है। तो इस तरह से इनमें एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रजनन की बात जैसे आवा कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उत्तम नस्ल हो, यानी कि बढ़िया हमारी गाय या भैंस अच्छी नस्ल की हो जो हमने अच्छा दूध दे सका। इसी तरह से उसका जो प्रजनन है वो हमने ध्यान रखना है पूरे वर्ष कि सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, और जब गाय या भैंस यौवन अवस्था में है तो उसको हमने किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, कब उसका दूध जो है धोना छोड़ देना है और कब से दूध शुरू करना है, ये सारी की सारी बातें जो है हमने ध्यान में रखनी है। किसी भी पशु पर भाइयों जो प्रजनन है उसका विशेष महत्व है। बढ़िया प्रजनन द्वारा जो पशु की नस्ल है उसमें निरंतर सुधार भी होता है। दूध में तो भाइयों सुधार हो ही हुआ है, पर साथ में जो नस्ल है उसमें भी सुधार हुआ है। दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जा है, और इसमें फिर जैसे गाय है या भैंस हमारी जब भी वो मद में आवा, उसको जो भी हमारे डायरी कर रहे भाई, डायरी व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भाई हैं हमारे, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मद का जो समय है वो निर्धारित है या नहीं होना चाहिए। खासकर जो भैंसें हैं भाइयों उसमें कई बार लक्षणों की जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सी भैंसें ऐसी होती हैं जो मद काल में बोलती नहीं है। मद के लक्षण जैसे ही खान पान की कमी, पशु में बेचैनी, दूसरों के ऊपर चढ़ना, सफेद बालवे दिखाना, दुधारू पशु में डोका करना, मोड़ना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो हमारी गाय या भैंस जब मद में हुआ है, गर्म अवस्था में हुआ है, तब हमने दिखाई देने शुरू हो जाए। ये जो क्या हुआ है कि 12 से 16 घंटे बाद डालते समय दूध इसका जो है दूध नया दूध जो हमने उसको करवाना चाहिए। प्रजनन में कम से कम हम रखा है कि 45 से 60 दिन के बाद ही गर्भाधान करवाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। गर्भाधान कराने के लगभग 21 दिन बाद गाय या भैंस का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि गाय या भैंस का जो मध चक्र है वो लगभग 21 दिन का रवा है। तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखें। और किन्हीं कारणों से गाय या भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने बाद या 90 दिन बाद गर्मी में नहीं आती है, तो हमने उसको जो आजकल हमारे अच्छे पशु चिकित्सक हैं उनको जरूर दिखाना चाहिए। इसी तरह से भाइयों बात कर रहे हैं कि हम संतुलित आहार की, यदि हमने नस्ल अच्छी रखी, उसका प्रजनन का भी पूरा ध्यान रखा, तो ये दोनों बातें जब तक सही नहीं होंगी तब तक हम संतुलित आहार नहीं देंगे, यानी कि थोड़ी पीछे रह जाएंगे यदि आहार संतुलित नहीं होगा। नस्ल अच्छी होगी, प्रजनन भी अच्छी तरह ध्यान दे लिया हमने, परंतु पशु तो जो संतुलित आहार है उससे ही स्वस्थ रहेगा, उससे ही बढ़िया रहेगा, उससे ताकतवर रहेगा। तो संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। इसमें पशु की जरूरत के अनुसार जो उसकी ऊर्जा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, वो उसको समुचित मात्रा में जो है मिलने चाहिए, तभी हमारा जो डेयरी व्यवसाय है वो लाभकारी सिद्ध होगा। तो जैसे चारा है या दाना है, मोटे तौर पे हम कह सका है कि हम दो इस समय रख सका इसको, एक चारा है एक दाना है। इसी प्रकार चारे को भी 2 भागों में रख सका है, एक सूखा चारा देवा भैया हम और एक हरा चारा देवा, यानी कि हरा और सूखा 2 प्रकार के चारे हैं। तो इसमें दाना है मिश्रण के वास्ते भी कई प्रकार के हम मिश्रण अनाज, जैसे अनाज है, मक्का है, जई है, जौ है, बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, अनाज के रूप में इनको देवा है। कई बार चावल का ब्रान है, चावल की पॉलिश है, गेहूं की चोकर है, तिलहन है, फलियां है के बीज हैं, बिलोने हैं, लोबिया है, ग्वार है, चना है, ये सारे के सारे मिला के हम सूरजमुखी की खाल भी देते हैं, खनिज मिश्रण, नमक का प्रयोग, ये सारे के सारे संतुलित पशु आहार की बातें हैं। तो इसलिए हमने उसको संतुलित पशु आहार मिलना बहुत जरूरी है, यानी कि भूसा और हरा चारा मिलाकर खिलावें और 100 किलोग्राम पशु यदि भार रखा है तो 1 किलोग्राम भूसे के साथ हमने भाइयों 4 से 5 किलोग्राम हरा चारा जरूर खिलाना पशु को चाहिए। तो वो
संतुलित आहार में रहेगा। और जितनी भी हमने बात करी है कि उसको ऊर्जा से संबंधित जुड़ी हुई बातें, वह प्रोटीन से, खनिज लवण है, विटामिन है, इनसे जुड़ी जो हमने अनाजों की, मक्की की, जौ बाजरे की बात करी है, वो सारे के सारे देने चाहिए। और जो हमारा पशु है भाइयों, उसका जो भर पेट भोजन उसने मिलना चाहिए। ये भी हमने ध्यान रखना है कि पशु जो है हमारा भूखा ना हो, उसको भर पेट भोजन जो है मिले और साथ में संतुलित आहार मिले। पशुओं में आहार से अचानक परिवर्तन भी करना चाहिए बार बार, जैसे सर्दियों का चारा अलग, गर्मियों का अलग, बरसात का अलग, कहीं ज़्यादा भूसा खिलाना पड़ जाए और कहीं पर ज़्यादा हरा घास खिलाना पड़ जाए, तो इसका भी हमने जो है ध्यान जो है रखना है। जब ये बात सामने आ जाएगी हमारे, तो फिर इन तीनों बातों का जो उचित बढ़िया नस्ल भी है हमारे पास, प्रजनन का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और संतुलित जो आहार है वो भी हम बढ़िया तरीके से पशु को दे रहे हैं। पर इन तीनों का हमने प्रबंधन भी भाइयों अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा, तो हम डेयरी व्यवसाय से फिर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो ले सकेंगे। प्रबंधन में क्या है कि ठीक समय पर उसका देखभाल करना, ठीक समय पर उसको घास देना, ठीक समय पर अंदर बांधना। जिस तरह से आजकल सर्दी चल रही है, तो जब बाहर निकालें तब भी पशु को थोड़ा सा ध्यान रखें कि दिन थोड़ा चढ़ जाए या थोड़ी सी धूप निकल जाए तो बढ़िया है। और ऐसी जगह ना बांधे पशु ने जहाँ पर सीधी हवा लग रही है ठंडी, इसका भी ध्यान रखें। और छोटे जो कटड़े बछड़े हैं, नवजात हैं, उनका तो पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा, उनके खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से दुधारू पशु हैं, जो भैंस है, छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा अलग रखेंगे। गाय भैंस से छोटे बछड़ों कटड़ों को बाहर रखेंगे, अलग रखेंगे तो अच्छा है। और इसमें जब व्यवसाय की बात आती है, दूध का व्यवसाय है डेयरी का, तो कोशिश करें कि 60% भैंसें और 40% गायें रखें, ताकि हम लगातार पूरे साल वर्ष भर हमने जो है दूध जो है लगातार जो है भैया मिलता रहे। ब्याणे के गाय हो या भैंस लगभग 60 दिन पहले गायों का दूध निकालना बंद करना चाहिए। और यदि इन दिनों में दूध हमने निकालना बंद नहीं करा भाइयों, तो इससे जो पशु का अगला ब्यात है उसमें दूध जो है कम हो जाए, तो वो पूरा दूध नहीं दे सकता पशु। तो इसलिए इस बात का भी हमने पूरा जो है ध्यान रखना है। और सर्दियों की बात तो हम अभी, जो सर्दी की बात तो बिना कहे भी हम समझ जाएं कि जिस भी हमने पशुशाला में पशु बांधने हैं, वो एक तो ज़्यादा पशु ना हो, घने पशु ना हो भी, एक कमरा छोटा है और पशु घने बांध रखे हों, वो भी सही नहीं है, क्योंकि पशु ना बैठना भी है, उठना भी है, सांस भी लेना है। और दूसरा, उनके नीचे बिछावन जो है भाइयों बिल्कुल साफ सुथरा कर दें उन्हें बांधने से पहले रात को, और उसके नीचे साफ सुथरा करके सूखा बिछावन जो है कर दें। और जो हमारी खिड़कियाँ दरवाजे हैं उनके ऊपर पल्ली पुल्ली बांध दें, ताकि जो सीधी हवा जो है पशुओं को हमारे ना लगे और हमारा जो पशु है वो स्वस्थ रहे और खूब जो है हमने दूध दे। और रही किसी प्रकार के संक्रमण की बात, रोग की बात, तो यदि ऐसा कुछ होए, जिस तरह से आजकल पशुओं की बात करें हम, पशुओं का टीकाकरण खूब चल रहा है, सरकार अपनी तरफ से लगा हुआ है, तो हमने समय पर पशुओं को, अपना गाय हो या भैंस हो, उनका जो टीकाकरण हुआ है पशुओं का, उसको जरूर जो है लगवाना है। क्योंकि अब सरकारी अस्पताल जो स्वास्थ्य का है पशुओं के, पशु चिकित्सक के पास ले जाए और उससे जो है उसका टीकाकरण करवाएं। मौसम के अनुसार पशुओं को जो है ध्यान रखें, तभी हम जो है अपने पशुओं से बढ़िया जो है दूध ले सकेंगे और जो डेयरी व्यवसाय है उससे खूब जो है लाभ कमा सकेंगे। और भाइयों आगे बातचीत तो करेंगे, पर अब सुनने वाले पहले यूं लोकगीत। मारी धरती मारी माँ, मारी धरती मारी माँ,
रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो हल लेके जब घर ते चाले खेता के महाली ओए पहला के गल घुंघरू बाजे बाज रही घंटाड़ी टन 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 रहट चले और मीठे गीत सुनावे ओ चौकर देने हरी भरिया फसल खड़ी लहरावे ओ मन ललचावे याद सतावे आए ना भरतार रंग बसंती सरसम फूली छाई मस्त बहार हो बैर विरोध कति ना राखे प्यार उमड़ रहा धरती पे सादा खाना सादा पीना स्वर्ग उतर गया धरती पे चम चम करती आई गोरी सीतरा बड़ी रे लाई गोरी पायल की जनकार हो रंग बसंती सरसम फूली फिर मेरे गवा की डार हो बांध भरोटा सिर पे ठाके चले झूमती नारियां सिर पे दो घड़ ठाके चाले गावे गीत पनहारियां इंदिरा ने देश बना दिया है सब मिलके रहो देशा में नाम कमा दिया है और मिलके चलो
गांधी जी की इस धरती की बात सुनाऊं खास मैं, अंग्रेजा के होश उड़ाए नेताजी सुभाष ने, भगत सिंह का देसियो राजगुरु सुखदेव का, हया भया हरियाणा मारा हर महादेव का, लक्ष्मी चंद जी कवि हुए भाई बहुत घने विद्वान थे, दीन बंधु सर छोटू राम जी इस धरती की शान थे, ओ पीली पगड़ी हरी चूंदड़ी जो मेरा संसार हो, रंग बसंती सरसम फूले बरसन क्या प्यार हो, मारी धरती मारी माँ, इस फिल्म का गीत भाई ने सुना। और भाई हम बात करें मौसम की, मौसम में तो भाई हम जाना है कि घना तापमान नीचे चला गया है, 4-5 डिग्री नीचे चला गया है और अधिकतम तापमान भी 15 तक पहुंच गया है। तो उससे हमने बचा के रखना है और आगे भी सर्दी बढ़ने की संभावना है, धुंध कोहरा छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं बादल भी नजर आ सका है। ऐसे में हमने अपनी फसलों को बचा के रखना है। और कल भाइयों, कल तो 1 तारीख है, अगला महीना शुरू हो जाएगा या अगला साल भी शुरू हो जाएगा। सारे भैया ने हम इसकी बधाई भी दे रहे हैं और खूब समृद्धि हमारे खेतों में रहा, खूब घरों में रहा। और कल हम जो चर्चा का विषय करेंगे वो करेंगे इस माह के कृषि कार्यों के। और एक भाइयों जो हम रोज थोड़ी सी चर्चा जिस पर कर रहे हैं वो है कृषि सुधार विधेयक 2020। इसमें भाइयों 2-3 बातें हम रोज भाइयों के सामने रखा है कि जो हमारे विधेयक हैं कृषि के नए, उनमें एक तो मुक्त बाजार की बात आवा है कि बाजार में हम अपनी फसल न कहीं भी बेच सका है और जो हमारा ज़्यादा वो पैसे देवा है, उत्पादन हमारा बढ़िया हो और अच्छे माना लाभ हो, वहाँ बेच सका है। दूसरी बात है अनुबंध की कि किसी भी हम आड़ती के साथ भी अनुबंध कर सका है, किसी कंपनी के साथ भी कर सका है, किसी व्यापारी के साथ भी कर सका है, या अपने छुटपुट रूप में भी हम अपनी फसल वो बेच सका है। एक बात इसमें साथ में आवा है कि भंडारण की। और ये जो भंडारण की बात हम कर रहे हैं, भंडारण पहले कई चीज़ों का भंडारण हम नहीं कर सके थे, अब हम उसको भंडारण के रूप में भी रख सकें अपनी फसल को। आलू जैसे हो गए या सब्जी होगी या गेहूँ धान है, ये भी रख सका है। तो उन्हें भी हम धीरे धीरे बेच सका है, जब अनाज का रेट बढ़ जाए तभी बेच सका है। कई बार हम नजर आवा है कि जब हम खेत में उत्पादन उगावा तो थोड़ा सस्ता हुआ है और जब फिर बाद में महंगा हो जाए तो हम उसने महंगा भी बेच सका है। इसलिए व्यापार मुक्त व्यापार यानी कि बाजार कोई भी कहीं पर भी हम उसने बेचें। और इसी के उसमें हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी चलाई हैं किसानों वास्ते, बहुत से उन्हें लाभ मिला है ताकि उनकी आमदनी जो है दुगनी हो जाए, बढ़ जाए यानी कि। और इसी तरह आज भी आप देख रहे हैं, समाचारों में देखा है कि 100वीं ट्रेन चलाई है, किसान ट्रेन। उसका अर्थ यह है कि जितनी भी किसान की फसलें हैं, ऐसे उत्पादन है जो जल्दी खराब हो सकें, सब्जियां जैसी, तो वो जल्दी जो है कहीं पर भी दूर जहां पर उनकी ज़्यादा डिमांड है, जहां पर वो ज़्यादा लाभ किसानों को दे सका है, वहां पर हम उसने बेच सका। इसी तरह से हम आज की नसीहत के अंतर्गत बात कर रहे हैं भाइयों आलू की। आलू यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है। इसमें हम सबसे अहम बात तो ये है कि देखभाल में सबसे पहले पानी की बात आएगी।
पाले से हमने अपनी सब्जी को बचा के रखना है। एक तो समय पर उसकी हल्की हल्की सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। हल्की सिंचाई से भी हम अपनी उसने फसल ना पाले से सर्दी से बचा सका है। दूसरा भैया उसके साथ साथ निलाई गुडाई करनी है, उसमें सिंचाई तो करनी है, निलाई गुडाई भी करनी है। कोई उसमें किसी प्रकार का रोग लग रहा हो तो तुरंत हम उसका जो है उपचार करें, यानी कि दवा उसमें डाल दें। कई बार ना इसमें कई प्रकार के जो कीट हैं, चिप्पा है, आड़ जिसना बोलना है, वो इस तरह की बीमारी उसमें लग जाए तो उसके वास्ते हमने अपने खेत में 300 मिलीलीटर रोगो और 30 cc 200-300 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव जो है करना है। दवाओं का छिड़काव सही तरीके से जितनी मात्रा में जिस प्रकार से कहा उसी तरह से करना है भैया। खरपतवार हो रहे हों तो निलाई गुडाई यदि हम करेंगे तो हमारी फसल जो है बढ़िया रहेगी। निलाई गुडाई से एक तो वो मिट्टी चढ़ जाए उसमें डोड़ों पे, दूसरा भूर जाए मिट्टी, तीसरा उसमें से घास फूस निकल जाए, और उसके साथ जब हम पानी लावा उसमें सिंचाई करा या हवा उसमें से गुजरा या धूप उसमें से गुजरा तो उससे हमारी फसल की बढ़वार जो है बढ़ती चली जावा है। जब भी आलू की बढ़वार या फसल जो है पक जाए उसने बड़े आराम से हम उसको पहले उसकी ऊपर से कटाई कर दें और फिर थोड़े दिनों के बाद जो है उसमें उसके जो है आलू जो है निकाल लें। उससे क्या होगा कि हम उसने बढ़िया जो है आलू हमें मिलेंगे। फिर इसके इसी तरह से जो दूसरी फसलें हैं, दूसरी फसलें को भी पाले से बचा के रखना है। पाले से बचाने वास्ते एक तो आसपास हम सरकंडे वगैरह के वो लगा सका है, बड़े पेड़ लगा सका है, या फिर घास फूस से उसको ढक सका है, या धुआं वगैरह कर रहा है तो उसमें एक धुएं से थोड़ी राहत तो मिल जाए भाई, पर उसमें जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होता है। तो उससे बचाव की बजाय सिंचाई करना, निराई गुडाई करना या फिर घास फूस से उनको ढकना, तो ये जो उपाय हैं वो ज़्यादा जो है हमारे कारगर है। तो इस तरह से हमने ये अपनी जो आलू की फसल है या दूसरी भी फसलें भाइयों, उन सब को पाले से बचा के रखना है। उनमें ठीक टाइम पे सिंचाई करनी है, ठीक टाइम पे खाद पानी डालना है, और यदि कोई बीमारी कीड़ा लग जाए तो उसका इलाज जो है सही प्रकार से सही ढंग से करना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ले भाइयों से इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लक्ष्मी, अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।